हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू बॉडी में मीजोडर्म से विकसित होता है और इसका प्रमुख कार्य चलन यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट में सहायता करना होता है। मसल्स विशेष रूप से मीजोडर्म से बनती है, लेकिन कुछ मसल्स जैसे आई की आइरिस मसल और सीलियरी बॉडी जो होती है वो एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो मायोसाइट्स कहलाती हैं और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की यानी कि संकुचनशीलता होती है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता पाई जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार के मूवमेंट करती हैं और इनके अंदर जो मसल्स है पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। पूरी बॉडी में हमारे में 639 यानी कि 639 मसल्स पाई जाती हैं, जो हमारी बॉडी का 40 से 50% भाग बनाती हैं। एडल्ट बॉडी वेट का स्टडी जो है मसल्स की वो मायोलॉजी कहलाती है। जो मसल्स होती है उनमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने की क्षमता यानी कि संकुचनशीलता बोलते हैं, अर्थात कि जो मसल होती है वो अपनी लेंथ से 1/2 और 1/3 तक छोटी हो सकती है, यानी कि अपनी ओरिजिनल लेंथ से वो आधी या 1/3 छोटी हो सकती है। दूसरी एक्साइटेबिलिटी होती है। तो मसल में किसी भी स्टिमुलस, किसी भी चेंज के प्रति कार्य करने की, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है। हम इसे एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि उद्दीपन को ग्रहण कर सकती है वो। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड होना मतलब बढ़ना। मसल अपनी नॉर्मल रेस्टिंग जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उससे बढ़ सकती है। और चौथी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि मसल की वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ, अपनी ओरिजिनल लंबाई तक वापस आ जाने की जो क्षमता होती है स्ट्रेच होने के बाद, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो मसल होती है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें मसल फाइबर बोलते हैं। जो एक मसल होती है, माना ये फॉर एग्जांपल एक मसल है, तो इस मसल में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। एक सेल को हम बोलते हैं मसल फाइबर। जो एक मसल फाइबर होता है, उस मसल फाइबर पर जो कवरिंग होती है उसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। तो अगर ये एक मसल फाइबर है तो इसके ऊपर जो इंडिविजुअल के ऊपर कवरिंग पाई जाएगी, इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। लेकिन जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कई ग्रुप्स में होते हैं, अनेक ग्रुप्स में होते हैं। और एक ग्रुप जो होता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं फैसिकुलम या फैसिकुलस बोल देते हैं। प्लूरल फैसिकुलाई बोलते हैं। और इस पूरे फैसिकुलाई के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। और कई सारे फैसिकुलाई मिलकर एक पूरी मसल बनाते हैं और पूरी मसल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम एपीमाइसियम बोलते हैं। तो एक मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम एंडोमाइसियम, कई सारे मसल फाइबर ग्रुप में रहते हैं जिसे फैसिकुलस बोलते हैं और प्लूरल फैसिकुलाई होता है। और फैसिकुलस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे पेरीमाइसियम बोलते हैं। और पूरी मसल अनेक फैसिकुलाई से मिलकर बनी होती है और पूरी मसल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम एपीमाइसियम बोलते हैं। अब
जो पेशी ऊतक होते हैं वो हमारी बॉडी में अनेक काम करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य क्या हैं कि पेशी अस्थियों और अन्य अंगों को सहारा देती हैं। दूसरा, पेशियों के कारण अस्थि और उपास्थि परस्पर मिलकर शरीर में का ढांचा बनाते हैं, अर्थात उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। पेशियों के कारण ही अंगों में गति और मूवमेंट होता है, यानी कि लोकोमोशन होता है और मूवमेंट होता है। चौथा, कि जो पेशियों के कारण आहार नाल में भोजन नीचे जाता है, विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। श्वसन अंगों में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और पांचवा और छठा, शरीर में जो रक्त और लसिका का जो परिसंचरण होता है वो मसल्स के हेल्प से होता है, प्लस हृदय में जो स्पंदन होता है वो मसल्स की द्वारा होता है। जो हायर एनिमल्स है, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें जो हार्ट होता है हमारा वो मायोजेनिक होता है। दो प्रकार के हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक जब नर्व्स या नर्वस सिस्टम से कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, उसे न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जबकि हम जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में हार्ट बायोजेनिक होता है, उसकी जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता होती है। अब मसल्स का जो प्रकार है वो बेसिकली मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक रेखित पेशी यानी कि स्टाइरिएटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल्स, इनको वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियाँ भी बोलते हैं। अरेखित पेशी यानी कि अनस्ट्राइप यानी कि नॉन स्केलेटन मसल, और इनको इनवॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। और हृद पेशियाँ, जो रेखित पेशियाँ हैं यानी कि स्टाइरिएटेड मसल, तो इन मसल्स में जो पट्टियाँ पाई जाती हैं, स्टाइरिएशन पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो विशेष मैनर्स में अरेंज रहते हैं और ये सिनसाइशियल होती हैं। अर्थात सिनसाइशियल से मतलब क्या होता है, बहु केंद्रकीय होती हैं और इनमें एक सेल में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं और इनको कंकालीय मसल्स या कंकालिया पेशी भी बोलते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स बोन से अटैच रहती हैं, या तो टेंडन के थ्रू या डायरेक्टली एपिमाइसियम से। 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं बेसिकली, टेंडन और लिगामेंट। जो बोन को बोन से जोड़ता है कनेक्टिव टिश्यू वो लिगामेंट कहलाता है, और जो बोन को मसल से जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है। तो या तो ये टेंडन की सहायता से बोन से जुड़ी हुई होती हैं या डायरेक्टली एपिमाइसियम से, जो ऊपर वाला पार्ट था, उससे जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। लेकिन मसल जो है एब्डोमिनल वाल की, जो एब्डोमेन है हमारा, इस एब्डोमेन वाल की मसल्स, टंग की मसल्स और फेरिंग्स आदि की जो मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच नहीं होती। अन्यथा अधिकांश जो मसल्स होती हैं ये रेखित पेशियाँ वो स्केलेटन से अटैच रहती हैं, बोन से अटैच रहती हैं। नॉर्मली इनका जो कार्य होता है रेखित पेशियों का वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हमारी विल पर निर्भर करता है, अर्थात हमारे ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, अर्थात ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पाए जाते हैं। जो रेखित पेशियाँ हैं मिडिल ईयर में यानी मध्य कर्ण में, जो आँखों की ब्लिंकिंग की मसल्स हैं, यानी कि जब आँखों के सामने कुछ आता हमारी आँखें ब्लिंक कर जाती हैं, और जो अंदर सटकने के लिए स्वेलोइंग के लिए जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, लेकिन उनकी कार्य हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते। जैसे कोई हमारी आँखों के सामने अचानक तीव्र प्रकाश आ जाता, हमारी आँखें अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, चूँकि वो वॉलंटरी मसल्स नहीं है, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है, नॉर्मली वो अपने आप कार्य करने लगती हैं। माइक्रोस्कोप में इनमें पट्टियाँ दिखाई देती हैं, इसलिए इनको स्टाइरिएटेड मसल्स बोलते हैं, यानी कि रेखित पेशी बोलते हैं। जो मेजर कंपोनेंट, जो सबसे प्रमुख भाग है इस मसल का, वो जल है यानी कि वाटर है, और पोटेशियम होता है K+। और जो ये मसल्स होती हैं मुख्यतः ये चलन में इन्वॉल्व करती हैं, यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं और बॉडी को एक प्रॉपर पोस्चर देने का कोशिश हेल्प करती हैं।
और इनमें ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो O2 को स्टोर करता है। दूसरी जो होती है विसरल या स्मूथ मसल्स होती है, ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, अर्थात इसमें एक सेल में एक ही केंद्रक होता है। ये स्केलेटन से अटैच नहीं होती, इसलिए इसको नॉन स्केलेटन मसल यानी कि एकंकालीय पेशियां बोलते हैं। इनका जो कार्य होता है वो हमारी विल पर निर्भर नहीं करता, इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इनको इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। इनमें पट्टियां नहीं पाई जाती इनमें, इसलिए इसको नॉन स्टाइरेटेड मसल्स बोलते हैं यानी कि अरेखित पेशी बोलते हैं। जो इनकी जो प्रत्येक सेल होती है, मसल फाइबर होती है, वो स्पिंडल शेप्ड होती है, लंबी पतली होती है, और उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं, वो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनकी सार्कोलेमा कहते हैं। इनमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन वो विशेष व्यवस्था में अरेंज नहीं होते, वो फैले हुए होते हैं, इसीलिए इनमें स्टायरिएशन एब्सेंट होते हैं, और इसमें एक्टिन ज़्यादा होता है मायोसिन की तुलना में। हृदय पेशियाँ दोनों का मिक्सचर होती है। इनकी स्ट्रक्चर मुख्यतः इनके समान होती है, लेकिन काम इनके तरह होता है, यानी कि ये लगभग इनकी तरह स्ट्रक्चर शो करती हैं, लेकिन इनका कार्य हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, हमारी विल पर निर्भर नहीं करता, और ये पेशियाँ कभी नहीं थिकती। एक बार हार्ट बनने के बाद, भ्रूणीय अवस्था में हृदय के बनने के बाद, ये मसल्स लगातार काम करती रहती है और मृत्यु तक ये लगातार काम करती रहती है और कभी नहीं थकती। ये मसल्स काम करने के बाद जल्दी थक जाती हैं, ये बहुत देर से थकती हैं, और ये कभी नहीं थकती हैं। तो ये मसल्स स्पेशल मसल्स होती हैं जो संरचना में इनसे समानता प्रदर्शित करती है, लेकिन अनैच्छिक होने के कारण ये इनसे समानताएं प्रदर्शित करती हैं, और ये पेशियां जीवन में कभी नहीं थकती हैं, और इनमें विशेष व्यवस्थाएं होती हैं जिसके कारण इंटरकैलरी डिस्क होता है। इसमें इनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये कभी भी जीवन में नहीं थकती है और जीवन पर्यंत लगातार काम करती रहती हैं। अब हम अरेखित, रेखित तथा हृदय पेशियों में अंतर पढ़ेंगे। अरेखित पेशी ये मुख्यतः आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि रेखित पेशियां अस्थियों से यानी कि बोन से जुड़ी होती हैं, और ये हृदय की भित्ति में मिलती हैं, अर्थात हृदय में जो वाल होती है उसमें पाई जाती हैं। दूसरा, इन पेशियों के जो तंतु होते हैं वो लंबे होते हैं और तुर्क रूपी होते हैं, और दोनों सिरों से वो नुकीले होते हैं, जबकि जो रेखित पेशी होती है इनके जो तंतु होते हैं वो लंबे, बेलनाकार, शाखाहीन और सिरों पर कुंद होते हैं। जो हृदय पेशियों के जो तंतु होते हैं वो मोटे, बेलनाकार और शाखामय होते हैं, यानी कि ब्रांच्ड होते हैं। पेशी तंतु के सार्कोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है, जबकि इसमें जो होता है रेखित पेशी में जो होता है वो अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें समानता एक केंद्रक या कभी कभी दो केंद्रक पाए जाते हैं। जो इनका सार्कोलेमा होता है, यानी कि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, वो सार्कोलेमा जो होती है वो बहुत पतली होती है। इसकी जो सार्कोलेमा होती है वो अपेक्षाकृत मोटी और स्पष्ट होती है, जबकि इसका जो सार्कोलेमा होती है वो स्पष्ट नहीं होती। इसमें जो मायोफिब्रिल्स लगे होते हैं वो पतले होते हैं और उनमें पट्टियाँ दिखाई नहीं देती। इसमें मोटे होते हैं थोड़े से, पट्टियाँ आई बैंड और ए बैंड दिखाई देते हैं, जबकि इसमें जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो उनमें जो पेशी तंतु होते हैं वो रेखित होते हैं लेकिन हल्के होते हैं। पेशी तंतुओं में इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है, पट्टियाँ, अंतर्विष्ट पट्टियाँ नहीं पाई जाती, इसमें भी नहीं पाई जाती, लेकिन इस वाले में इंटरकैलेटेड डिस्क यानी कि अंतर्विष्ट पे जो पट्टियाँ होती है वो पाई जाती हैं। इनका जो कार्य होता है हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये अनैच्छिक होती हैं। इनका हमारे इच्छा शक्ति पर कार्य निर्भर करता है, इसलिए ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं, और ये भी अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं। इनमें जो संकुचन होता है वो धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है। जो बीच वालों में यानी कि
रेखित पेशियों में जो संकुचन होता है वो तीव्रता से होता है और प्राणी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इनमें संकुचन और शिथिलन क्रमिक होता है और वो लय में होता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये नॉर्मली नहीं थकती हैं, ये काम करने से थक जाती हैं और ये जीवन पर्यंत काम करती होती, कभी नहीं थकती हैं। ये स्वायत्त कोशतंत्रिकाओं के अधीन होती हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अधीन होती हैं, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स के अधीन होती हैं और ये मायोजेनिक होती हैं, अर्थात इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मसल्स पर निर्भर करता है, ना कि नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है। नॉर्मली ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करती हैं। तो ये प्रमुख अंतर हैं जो इन सभी पेशियों में होते हैं। मुख्यतः आपको 4-5 अंतर कम से कम पता होने चाहिए कि जैसे सबसे पहले कि इसका जो कार्य है वो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, इसका कार्य हमारा इच्छा शक्ति पर कार्य करता है, इस पर ये कभी नहीं कार्य करता, ये अपने आप काम करती है, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, ये सामान्यतः है एक कोश की होती हैं, इसमें बहुकोश के होते हैं और ये एक केंद्रक होता है या कभी कभी 2 होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, इसमें होती है। 3 हो गई। चौथा जो अंतर है आपको पता होना चाहिए कि इसमें पट्टियाँ नहीं पाई जाती, इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं, इसमें भी पट्टियाँ सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं। चौथा, इनमें सार्कोलेमा जो होता है वो जो होता है इनका वो पतला होता है, स्पष्ट नहीं होता, इनमें भी स्पष्ट नहीं होता, इनमें थोड़ा सा मोटा होता है। इसके अलावा ये सामान्यतः नहीं थकती है, ये सामान्यतः थक जाती है काम करके, ये कभी नहीं थकती, जीवन पर्यंत काम करती रहती है। तो ये मेनली 4-5 अंतर आपको जरूर पता होने चाहिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।